अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर अस्सलाम। रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दे। जी रिकॉर्डिंग स्टार्ट मैंने कर दी है। हमारी क्लोज हो गई थी, मैंने दोबारा स्टार्ट कर दी है। थैंक यू सर। अच्छा, मैं ये सारी ये जो हमारे बाकी चीज़ें थी, 1 मिनट के लिए इसे मिटा देता हूँ। फॉर्म वगैरह हमने क्या बात की थी कि हमारे पास जो हेड होता है, आज हम बॉडी के अंदर चीज़ें नहीं लिखेंगे, यूजुअली हम बॉडी के अंदर काम करवाते थे। आज की जो हमारी बात होगी वो हेड में होगी। हमने क्या कहा था कि हमारे पास हेड के अंदर मेटा डाटा जो है वो चला जाता है। अब यहाँ पे जो हमारे पास टैग है वो कौन सा इस्तेमाल होगा? मेटा का टैग, जिसके अंदर हम काफ़ी तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो पास करवा सकते हैं। हम क्या करते हैं, हम मेटा की भी कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। क्या टाइप्स हैं? हमने बात कर ली कि जो आगे आने वाले पूरे डॉक्यूमेंट के बारे में, यानी कि अब ये हमने एक HTML का डॉक्यूमेंट बनाया है, इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। इसके बारे में किस तरह की इंफॉर्मेशन? इसके स्ट्रक्चर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। इसकी कैरेक्टर इनकोडिंग टेक्निक के हवाले से कुछ इंफॉर्मेशन हो सकती है। इसके ऑथर के हवाले से कुछ इंफॉर्मेशन हो सकती है। इस वेब पेज में कैसा कंटेंट है उस हवाले से कुछ इंफॉर्मेशन हो सकती है। सर्च इंजन को गाइड किया जा सकता है कि हमारे पेज में ये तरह की इंफॉर्मेशन मौजूद है। अब ये सारी इंफॉर्मेशन मेटा तो है, बट मेटा के अंदर भी क्या हो गई है, इसकी डिवीजन हो गई है कि किस तरह का मेटा स्ट्रक्चरल, कि उसके स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा है, सर्च इंजन को इंफॉर्मेशन दे रहा है, वगैरह वगैरह। अब ये जो हमारे पास अक्सर हमने सुनी होती है ना एक टर्म, क्या टर्म होती है हमारे पास? ऑन पेज एसईओ। ये जो ऑन पेज एसईओ होती है ना, ये बेसिकली यही होती है कि आप अपने पेज के अंदर मेटा टैग्स के अंदर चीज़ों को सेटल करवा दो, ताकि जब भी गूगल या कोई भी सर्च इंजन आपके वेब पेज को देखे तो वो उसे रीड करने से पहले ही समझ जाए कि अच्छा, इस पेज के अंदर इस तरह की इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? ऑन पेज एसईओ करना। यानी कि आप गूगल को मदद कर रहे हो अपने पेज के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने में। गूगल को आप असिस्ट कर रहे हो, उसे पहले ही बता देते हो कि मेरे पेज के अंदर इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद है। उससे क्या होता है, गूगल को आपके पेज को इंडेक्स करने में आसानी होती है। इस चीज़ को क्या कहते हैं? इस चीज़ को कहते हैं ऑन पेज एसईओ करना। एसईओ की बेसिकली दो तरह की टाइप्स होती हैं। आज हम थोड़ा सा एसईओ के बारे में भी जानेंगे कि ये जो एसईओ है ये क्या होती है, ठीक है। एसईओ बेसिकली है हमारे पास सर्च सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्या है जी? बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है कि ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को बेहतर करना। ऑप्टिमाइज करने से मुराद होता है कि किसी भी चीज़ को पहले से ज़्यादा बेहतर कर देना, ठीक है। अब पूरी टर्म का क्या मतलब होगा कि सर्च इंजन के लिए किसी भी चीज़ को बेहतर करना, कि सर्च इंजन उसे पहचान ले अच्छी तरह से कि ये चीज़ इस तरह का डाटा रखती है, इस चीज़ के अंदर इस तरह की इंफॉर्मेशन मौजूद है। अब उसकी दो तरह की टाइप्स हैं, एक होती है ऑन पेज, एक होती है ऑफ पेज। ऑन पेज तो वो ऐसी होती है जो पेज के ऊपर की जाती है, और ऑफ पेज वो होती है जो पेज के ऊपर नहीं की जाती, उसका कुछ और तरीका होता है करने का।
तो आज बेसिकली हम ऑन पेज के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कवर अप करेंगे कि ऑन पेज एसईओ क्या होती है। ये सीखने से आप अपने क्लाइंट्स को इस चीज़ का एज बताओगे कि मैं ना सिर्फ आपकी वेबसाइट बना के दूंगा, प्लस ऑन पेज एसईओ करके दूंगा। अब बेसिकली ऑन पेज एसईओ करना यही होता है कि मेटा टैग्स सेट कर देना, ऑल्ट इन्फॉर्मेशन सेट कर देना। पर इसके लिए जब आप एक वर्ड यूज करोगे ना कि ऑन पेज एसईओ, तो ये एक अच्छा इंप्रेशन जाता है कि बाकी सब सिर्फ वेबसाइट बना के दे रहे हैं, आप वेबसाइट के साथ साथ ऑन पेज एसईओ भी करके दे रहे हो, तो आप एक अच्छी चॉइस हो सकते हो। ठीक है, तो इस तरह के टर्मिनोलॉजीज और ये चीज़ें ऑफर करके हम बाकियों से डिफरेंस क्रिएट करना होता है कि बाकी तो चलो सिर्फ वेबसाइट बना रहे हैं, हम वेबसाइट के साथ ऑन पेज एसईओ भी करके दे रहे हैं और हमारी प्राइस भी सेम है, जितनी उनकी प्राइस है उतनी ही है या उससे भी कम है, तो कोई भी बंदा हमें प्रेफर करेगा कि हमें चूज कर ले। ठीक है, इसकी तरफ जानने से पहले मैं ज़रा आपको थोड़ा सा सर्च इंजन का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि सर्च इंजन आखिर वर्क कैसे करता है। सर्च इंजन कोई भी है, गूगल सबसे मेजर सर्च इंजन गूगल ही है, पर उसके अलावा भी मौजूद हैं। तो कोई भी सर्च इंजन अगर मैं गूगल कह लूँ या सर्च इंजन कह लूँ तो बात एक ही है, वो वर्क कैसे करता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस तरह से उबर है, करीम है, उबर सबसे बड़ा कार बुकिंग प्लेटफॉर्म है, पर उबर के पास अपनी कोई गाड़ी नहीं है। इसी तरह सर्च इंजन के पास अपनी वेबसाइट्स नहीं होती, उसने दुनिया की वेबसाइट्स का डाटा कलेक्ट किया होता है। बेसिकली सर्च इंजन ऐसा होता है जिसके पास सारे डाटा को उसने अपने पास नंबरिंग दे के रखी होती है, जो कि उस डाटा को मैनेज कर रहा है। डाटा पूरी दुनिया का है, वो सिर्फ मैनेजमेंट करवा रहा है, मैनेज करके रखा हुआ है कि अच्छा क्रिकेट का डाटा, तो उसने एक ऐसा समझ लें कि बॉक्स बनाए हुए हैं। अब जितना भी क्रिकेट का डाटा है उसने इस बॉक्स के अंदर रखवाया हुआ है, क्रिकेट के बारे में डाटा। जितना भी हेल्थ के बारे में डाटा है वो उसने इस एक एक बॉक्स में रखवाया हुआ। ठीक है, उसके अलावा जितना भी हमारे पास ऐसे कह लें कि स्पोर्ट्स के बारे में डाटा है ना, ओवरऑल वो उसने यहाँ पे रखवाया हुआ। ठीक है, अब हेल्थ के अंदर भी फिर काफ़ी निशेज आ जाती हैं कि हेल्थ के अंदर स्किन केयर है, हेयर केयर है, वगैरह वगैरह। उसने क्या किया हुआ है, उसने सिर्फ इनको नंबरिंग दी हुई है और अपने पास रखा हुआ है कि अच्छा जब भी कोई क्रिकेट सर्च करेगा तो ये बॉक्स का डाटा उसे शो करवा देना है, जब भी कोई हेल्थ सर्च करेगा तो ये बॉक्स का डाटा उसे शो करवा देना है, जब भी कोई स्पोर्ट्स सर्च करेगा तो ये बॉक्स का डाटा शो करवा देना है। इस बॉक्स के अंदर दुनिया की वेबसाइट्स काफ़ी ज़्यादा पड़ी होंगी जो कि हमारे सामने ओपन होके आ जाती है। बेसिकली इस तरह से हमारे पास सर्च इंजन काम करता है। अब सर्च इंजन को ये पता कैसे चलता है कि आसिफ ने जो वेबसाइट बनाई है वो हेल्थ पे डाटा पड़ा हुआ है। ये इंफॉर्मेशन सर्च इंजन तक कैसे पहुंचती है, वो कैसे स्पेसिफाई करता है कि ये डाटा हेल्थ का है, मैंने इस डब्बे में रखना है, ये डाटा स्पोर्ट का है, मैंने इस बॉक्स में रखना है। तो गूगल ने बेसिकली दो लोग रखे हुए हैं, तो वो लोग नहीं, वो एल्गोरिथम्स हैं, पर आप समझने के लिए कह लें कि गूगल ने दो बंदे हायर किए हुए हैं। एक का नाम है जी क्रॉलर, और दूसरे का नाम क्या है, इंडेक्सर। क्या क्या हुआ, गूगल ने दो लोग रखे हुए हैं, क्रॉलर और इंडेक्सर। अब क्रॉलर और इंडेक्सर क्या है, क्रॉलर की किसी भी वेब पेज को पढ़ता है, रीड करता है, और इंडेक्सर क्या करता है,
इंडेक्सर उसे एक नंबर असाइन कर देता है, उसे अपने पास इंडेक्स करवा लेता है। क्यों? क्योंकि हमने यही कहा है कि हमारे पास जो गूगल है, गूगल एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। बेसिकली वो सारा डाटा की मैनेजमेंट करती है। तो मैनेजमेंट करवाने के लिए उसे चीज़ों को अपने हिसाब से इंडेक्स करवाना पड़ेगा, नंबरिंग जो है वो देनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्रॉलर क्या करेगा? क्रॉलर किसी भी पेज को रीड करता है। अब अगर हम अपने पेज को इतना बुरा बनाएंगे कि क्रॉलर को रीड करने में मुश्किल हो, जी माइक्स अपने म्यूट रखें। आयशा और आसिफ, आपने हैंड रेज किए हुए हैं, हैंड्स अपने डाउन कर लें। अच्छा, अब देखें, अगर हम अपना वेब पेज इतना बुरा करें, इतना बुरा बनाएं कि क्रॉलर को रीड करने में बहुत मुश्किल पेश आए, मतलब कि हमारा पेज सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज नहीं है। अगर ऑप्टिमाइज होगा तो क्रॉलर उसे आसानी से रीड कर लेगा, पर हमने तो उसे इतना बुरा बनाया हुआ है कि क्रॉलर को रीड करने में क्या हो रही है? मुश्किल। ठीक है, तो बेसिकली हमने अपने पेज को बेहतर बनाना है कि वो सर्च इंजन का ये जो एजेंट है, ये जो पर्सन है क्रॉलर, उसकी नज़र में अच्छा हो जाए, उसे रीड करने में आसानी हो जाए। अब वो क्या करता है? वो क्रॉलर पेज को रीड करता है, रीड करने के बाद बताता है कि इसके अंदर, इस पेज के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो क्रिकेट की है। ये बात वो इंडेक्सर को बताता है। इंडेक्सर क्या करता है? क्रिकेट वाले बॉक्स के अंदर इस वेब पेज का एड्रेस रखवा देता है। इनका पूरे दिन का काम यही होता है, ये एक पेज से दूसरे पेज पे, दूसरे पेज से तीसरे पेज पे, ये चलते रहते हैं, चलते रहते हैं बस। बेसिकली ये कोई इंसान नहीं होते, ये तो आपको समझाने के लिए क्या कहा है मैंने। बेसिकली क्या है? ये एल्गोरिथम्स है। ठीक है, क्या है? एल्गोरिथम। ठीक है, अब जैसे ही इसने रीड किया, इसने कहा क्रिकेट के बारे में डाटा रखवा दिया, फिर इसने कोई और पेज रीड किया, इसने वो रीड किया, इसने कहा ये डाटा हेल्थ का है, इसने ये बात इंडेक्सर को बताई, इंडेक्सर ने हेल्थ वाले बॉक्स में से रखवा दिया। ठीक है, फिर क्या होता है? अगर एक के अंदर, हेल्थ के अंदर, इसके पास 10 वेबसाइट थी या क्रिकेट की 10 वेबसाइट थी, तो फिर उसके बाद वो जज करेगा कि लोगों को कौन सी वेबसाइट ज़्यादा पसंद है। जो लोग ज़्यादा वेबसाइट देख रहे हैं, जिसका कंटेंट यूनिक है, ठीक है, जो जिस पे वेबसाइट पे लोग आते हैं वापस नहीं जाते, उसे रीड करते हैं, उसे वो करेगा कि जब भी क्रिकेट के बारे में सर्च करे तो पहले नंबर पे वो वेबसाइट आ जाएगी। इसे कहते हैं सर्च इंजन में कोई भी वेबसाइट रैंक होना। जैसे अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना क्रिकेट। अब क्रिकेट में वो क्या गया, वो अब उसने जब देखा कि क्रिकेट लिखा है, तो उसके पास जो क्रिकेट वाले बॉक्स में इंफॉर्मेशन थी, उसने वो सारी मुझे ऐसे स्प्रेड करके शो करवा दी कि ये लो, क्रिकेट में ये इंफॉर्मेशन है। पर उस इंफॉर्मेशन में कोई इंफॉर्मेशन उसने टॉप पे शो करवाई है, जैसे आईसीसी क्रिकेट, और कोई इंफॉर्मेशन उसने बिल्कुल बॉटम पे शो करवाई है, जैसे playcricket.com। और कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो पहले पेज पे है ही नहीं, उसके लिए मुझे अगले पेज पे जाना पड़ेगा। अब वो गूगल ने कैसे पहले पहले नंबर पे क्यों किसी को पहला कहा, किसी को लास्ट कहा? क्यों? वो उस पेज की परफॉर्मेंस के हवाले से है कि लोग उस पेज को कितना पसंद करते हैं। गूगल कहता है कि मैं हजारों फैक्टर्स के ऊपर एक वेबसाइट को जज करता हूँ। गूगल ने सारे फैक्टर डिस्क्लोज नहीं किए हुए। गूगल क्या कहता है कि हजारों फैक्टर्स के ऊपर मैं एक वेब पेज को जज करता हूँ कि उसने क्यों ऊपर शो होना है और किसी ने क्यों नीचे शो होना है।
उसके अंदर उस वेबसाइट की एज भी आ जाती है कि वो कितनी पुरानी है। ऑब्वियस सी बात है, जो बच्चा जितना पुराना होगा उसे उतनी जल्दी पहचान जाएंगे। जैसे पहले दिन क्लास है, आप सब लोग आए हुए हैं, कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो बैच 1 में या बैच 2 में पढ़ के गया हुआ है, जैसे ही वो बात करेगा, अपना नाम बताएगा, तो मैं उसे पहचान लूंगा। बट आप लोगों को पहचानने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि आप बिल्कुल नए हैं। इसी तरह गूगल में भी जो वेबसाइट्स नई होती हैं उससे ज़रा गूगल कम पहचानता है, जो पुरानी होती हैं उसे गूगल ज़रा जल्दी पहचान लेता है। ठीक है। उसके अलावा गूगल कहता है कि कंटेंट जितना यूनिक होगा ना, उतना बेहतर है। जितनी अच्छी रिप्रेजेंटेशन उतना अच्छा है। जितनी अच्छी आपने ऑन पेज एसईओ की होगी उतना बेहतर है। ठीक है। अगर स्पीड उसकी अच्छी है उतना बेहतर है। वेबसाइट लोड जल्दी हो रही है उतना बेहतर है। बाउंस रेट जितना कम है उतना बेहतर है। तो जो भी इन फैक्टर्स पे फिर पूरा उतरता है उसे फिर गूगल टॉप पे ले आता है। जो इन फैक्टर्स पे पूरा नहीं उतर रहे होते उन्हें वो फिर नीचे भेज देता है। तो इस तरह से गूगल किसी भी पेज को रैंक करता है अपने पास टॉप पे या बॉटम पे। पर वो करने से पहले उसे रीड करना पड़ता है क्रॉलर को कि आखिर इस पेज के अंदर इंफॉर्मेशन कौन सी है। ठीक है। तो हमने अपने वेब पेज को ऐसा सेटल करना है कि क्रॉलर को आते ही हम खुद ही बता रहे हो कि ये जो वेबसाइट है इसमें हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, हेयर केयर के बारे में इंफॉर्मेशन है। हम हेयर केयर के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं ताकि उसे पूरा पेज ना विजिट करना पड़े, वो शुरू में ही पता लग जाए कि जी अच्छा हेयर केयर वाली है, वो फिर उसे रखवा दे। सिर्फ रखवाने के बाद ये नहीं होगा कि वो पूरा पेज रीड नहीं करेगा, पूरा पेज तो वो फिर भी रीड करेगा ही करेगा। बट बताने से उसे ज़रा असिस्टेंस हो जाएगी कि पता लग जाएगा कि अच्छा हेल्थ की इंफॉर्मेशन है। इस तरह से क्रॉलर और इंडेक्सर पेज बाय पेज विजिट करते रहते हैं, रीड करते रहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, ये उस पेज के ऊपर चीज़ें सेटल करना ऑन पेज कहलाता है। मैं थोड़ा सा ऑफ पेज के बारे में बता देता हूँ कि आखिर ऑफ पेज में क्या बात होती है। ऑफ पेज इसी तरह से है जैसे आप किसी दुकान से कोई सामान लेने गए हैं और आपको दो लोग मिलते हैं, वो कहते हैं कि इस दुकान से ना बहुत अच्छा सामान मिलता है। आप उस दुकान से सामान ले लेते हो। क्यों? क्योंकि आपको दो लोगों ने बताया है कि सामान अच्छा मिलता है। इसी तरह से आप क्रॉलर एक वेब पेज पे गया, फिर क्रॉलर किसी और वेब पेज पे गया, उस वेब पेज के ऊपर एक लिंक मौजूद था। वो लिंक क्रॉलर ने जब ये पेज रीड कर रहा था, रीड करते करते उसे एक लिंक मिला, जैसे ही वो लिंक पे आया वो आपके पेज पे आ गया। तो क्रॉलर ने ये चीज जज की कि ये जो लिंक है इस पेज का है, मतलब कि इस पेज को और भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। एक पे गया लिंक मिल गया, दूसरे पे गया वापस लिंक मिल गया, तीसरे पे गया इस पेज का लिंक मिल गया। इसको कहते हैं बेसिकली बैक लिंकिंग करवाना। जब उसने देखा ना कि ये सारे लोग इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, मतलब कि कह रहे हैं कि ये पेज अच्छा है, और उसने देखा कि ये वाली जो वेबसाइट थी ये भी हेल्थ पे है, ये भी हेल्थ पे है, और ये हेल्थ की बड़ी जानी मानी वेबसाइट है। ठीक है। और ये इसकी तरफ रिकमेंड कर रही है इस वेबसाइट को, मतलब ये वेबसाइट भी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रही होगी। तो गूगल की नज़र में आपकी वेबसाइट की ज़रा वैल्यू अच्छी हो जाती है। इसी तरह से है जैसे इमरान खान जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने आके कह दिया था कि सारे ये वाला ड्रामा देखें, तो पूरी कौम उस ड्रामे पे लग गई। क्यों? क्योंकि उनकी बात की एक वर्थ थी। अगर कोई आम बंदा कहता कि ये ड्रामा देखे तो किसी ने भी नहीं देखना था। बट उन्होंने कहा कि ये अर्तुगरुल ड्रामा ये सारे देखें, पीटीवी पे चला दिया तो सारी दुनिया देखने लगी। ठीक है। बट अगर एक आम कोई आपके मोहल्ले का बंदा जाके
क्या देता, बेशक वो टीवी चैनल पे आके क्या देता कि सारे ड्रामा देख के किसी ने नहीं सुननी थी उसकी। क्यों? क्योंकि उसकी अथॉरिटी काम है ना। इसी तरह जब एक अच्छी अथॉरिटी वाला पेज आपकी तरफ पॉइंट करेगा तो गूगल की नज़र में कहेगा कि ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, अच्छी वेबसाइट है, ये भी हेल्थ के बारे में है, ये भी हेल्थ को ही पॉइंट कर रही है, मतलब कि ये वेबसाइट ज़्यादा अच्छी होगी। तो फिर गूगल इस बेस पे भी आपकी वेबसाइट को ऊपर लाने की कोशिश करेगा, रैंक करवाने की कोशिश करेगा। ठीक है, एक फैक्टर ये भी आ जाएगा साथ में, फिर जितनी पुरानी वेबसाइट होगी वो भी सारा कुछ आ जाएगा। ऐसा कर करा के आपकी वेबसाइट टॉप पे रैंक करेगी। टॉप पे रैंक करने के लिए भी मुकाबला होता है, क्योंकि सारे अच्छा काम कर रहे हैं जो जो टॉप पे आ रहे हैं, फिर आपको उससे बीट करने के लिए ये सारे हरबे आजमाने पड़ते हैं। ऑन पे एसईओ, ऑफ पे एसईओ, डोमेन पुरानी होनी चाहिए, फिर जाके कहीं आप किसी को बीट करके ऊपर आते हो। अदरवाइज ये जैसे आईसीसी क्रिकेट है, इन्हें तो हम हमारे जैसा आम बंदा बीट कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत बड़ी पुरानी वेबसाइट्स हैं। विकिपीडिया को हम बीट नहीं कर सकते। हो जाता है किसी न किसी सिनेरियो में हमारा रिजल्ट विकिपीडिया से भी ऊपर आ जाए, पर उसकी एक एज पुरानी है ना, उसकी वर्थ पुरानी है, उसका कंटेंट अच्छा है, वो ऑप्टिमाइज ज़्यादा है हमसे। पर ये है कि हम सब कैटेगरीज के अंदर, क्योंकि ये तो बिल्कुल क्रिकेट आ जाती है ना, हम किसी छोटी कैटेगरी के अंदर जैसे हेयर केयर सॉल्यूशन, इसे कहते हैं कीवर्ड्स। ये जो हम सर्च कर रहे होते हैं ना, इसे कीवर्ड कहते हैं। कुछ होते हैं लॉन्ग टेल, कुछ होते हैं शॉर्ट टेल। लॉन्ग टेल वो होता है जो ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। लॉन्ग टेल कीवर्ड कीवर्ड कौन सा होता है? जो ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। और शॉर्ट टेल वो होता है जो कम स्पेसिफिक होता है। मतलब कि क्रिकेट एक शॉर्ट टेल कीवर्ड है, क्योंकि क्रिकेट इतना ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है। बट अगर मैं लिखूं कि ऐसे लिख लें इनडोर क्रिकेट, तो ये उससे ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा कि मैं एक क्रिकेट के अंदर भी इनडोर क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। और अगर मैं लिख देता हूँ इनडोर क्रिकेट इन पाकिस्तान, तो ये उससे भी ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा, ये और ज़्यादा लॉन्ग टेल हो गया। ठीक है, तो बेसिकली जो हम सर्च कर रहे होते हैं ये क्या होते हैं? ये कीवर्ड्स होते हैं। फिर जैसे ही गूगल देखता है कि ये वाला कीवर्ड किस किस वेबसाइट में पाया जाता है, क्योंकि उसने ये सारी वेबसाइट रीड करके कुछ इन्फॉर्मेशन सेव की थी, तो जब वो देखता है ये वाला कीवर्ड किन किन वेबसाइट्स में पाया जाता है, वो वेबसाइट शो करवा देता है। अब मैं लिखता हूँ हेयर केयर सॉल्यूशन फॉर करली हेयर। अब हेयर केयर सॉल्यूशन तो है, पर किन बालों के लिए? करली बालों के लिए, बिल्कुल स्पेसिफिक कर दिया। तो हम फिर जब compete करते हैं, हम compete करते हैं बड़े बड़े कीवर्ड्स पे, जैसे लॉन्ग टेल जैसे आ गए हैं। यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे कोई आईसीसी वाली या जिस तरह की इतनी बड़ी बड़ी वेबसाइट नहीं होंगी। इस कैटेगरी में बड़ी वेबसाइट हो सकती है, पर इस कैटेगरी में compete करना जरा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये आपके पास सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का पूरा सिनेरियो होता है, जिसके अंदर हमें पहले तो ये समझना होता है कि गूगल वर्क कैसे करता है, गूगल किसे पहला नंबर देता है, दूसरा नंबर देता है, और उसके बाद हमने अपने पेज को गूगल के लिए ऑप्टिमाइज करना होता है, ताकि गूगल हमें क्या करे? पहचान सके। फिर उसके अंदर ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज आ जाती है। ऑन पेज होती है जो हम अपने पेज को बेहतर बनाते हैं, ऑफ पेज होती है कि कोई दूसरा हमें रेफर करे, हमारी तरफ पॉइंट करे, हमारे हमारे लिए कुछ पोस्ट करे। इसे कहा जाता है गेस्ट पोस्टिंग। कोई गेस्ट पोस्ट करे हमारे लिए, ये सारा कुछ होता है, फिर हमारी वेबसाइट रैंक करवाती है। मुझे बताएं कि यहाँ तक मैकेनिज्म समझ आया कि गूगल किस तरह काम कर रहा होता है, और ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ क्या होती है? जी सर। यस सर। जी, सिर्फ एक दो स्टूडेंट्स को आया समझ या सबको आ गया?
सर आगे समझ। जी जी सर नजमा। आगे समझ। जी सर जी आगे जी सर आगे सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम कहते हैं कि हम ऑफ पेज एसईओ कर रहे हैं, हमें तो दूसरा हमें रेफर कर रहा है, तो जो पर्सन रेफर कर रहा होता है क्या उसको भी कोई बेनिफिट होता है या जिसे रेफर किया जा रहा है उसे ही सिर्फ बेनिफिट होगा? देखिए, जिस रेफर किया जा रहा होता है ना, मेजर बेनिफिट उसे ही होता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, अक्सर लोग इसका ये कहते हैं कि टू वे, इसके दो तरह के लिंक होते हैं, एक होता है डू फॉलो और एक इसी तरह का और होता है कोई। उसमें टू वे फायदा होता है कि आप उसे भी रेफर कर देते हो, वो आपको कर देता है। ठीक है, बेसिकली क्रॉलर एक जगह से उस उधर जाता है, जब वहां पे रीड करता है कि यही हेल्थ वाली इंफॉर्मेशन है, वहां से वापस इधर आके रीड करता है, तो दोनों को कहीं ना कहीं फायदा होता है। बट अगर आपका एक साइड का लिंक है तो मेजरली फायदा उससे ही होता है जिसे रेफर किया जा रहा होता है। ठीक है, इसे करने के मल्टीपल तरीके हैं। लोग पैसे लेते हैं आपको रेफर करने के, गेस्ट पोस्ट, जैसे मैंने अभी जिक्र किया, तो गेस्ट पोस्ट करने के लोग पैसे लेते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं कि दूसरे ब्लॉग्स के कमेंट्स के अंदर लिंक दे देते हैं, वो भी बेसिकली लिंकिंग ही है ना। कमेंट के अंदर एक लिंक दे दिया कि अगर आपने हेयर फॉल सोल्यूशन के बारे में पढ़ना है तो यहाँ से पढ़ो, मैंने भी यहाँ से पढ़ा था, मुझे बड़ा फायदा मिला। नीचे अपनी वेबसाइट का लिंक दिया होता है। फिर वो जैसे ही बंदा क्लिक करता है तो पर्सन भी वेरी करते हैं, यानी कि ट्रैफिक भी मूव होती है, प्लस गूगल की नज़र में भी वो चीज़ बेहतर हो जाती है। तो इस तरह से होता है। तो ये भी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होती है, बैक लिंक, इसे बेसिकली बैक लिंकिंग कहते हैं। तो जितनी भी ज़्यादा पॉइंटिंग डोमेन्स होंगी जो आपकी तरफ पॉइंट कर रही होंगी, उतना ही फ़ायदा है। पर याद रहे, उसकी अथॉरिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर बुरे लोग आपकी तरफ पॉइंट कर रहे होंगे तो ऑब्वियस ही बात है, आपका बुरा इंप्रेशन जाएगा। ठीक है, अगर दो अच्छे लोग मेरा नाम लेके आपको बताते हैं कि इस तरह से ऐसे ऐसे सर हमजा हैं, तो आप अच्छा सोचेंगे। बट अगर चार बुरे लोग बताते हैं तो आप बुरा सोचने लग जाएंगे। इसी तरह से डोमेन भी अच्छी होनी चाहिए और बुरी नहीं होनी चाहिए। फिर वो सारे फैक्टर्स जैसे रियल वर्ल्ड में होते हैं वैसे ही वहाँ पे होते हैं। सर समटाइम गूगल एड्स को यूज़ किया जाता है प्रमोशन के लिए, जैसे एसईओ में हम यही कर रहे हैं ना, तो बेसिकली हम किसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, तो गूगल एड्स में भी तो हम प्रमोशन को लेते हैं, तो क्या गूगल एड्स भी एसईओ का ही नहीं आएंगे? बिल्कुल, एक तरह से ये कहा जा सकता है। जैसे कि अब मैं लिखता हूँ, मैंने कुछ सर्च किया, मैं कहता हूँ होस्टिंग, या होस्टिंग को रहने दे, मैं लिखता हूँ नेम चीप। अब नेम चीप मैंने लिखा है, नेम चीप पे ऐड नहीं आया फिलहाल। मैं कुछ ऐसी सर्च चाह रहा हूँ जिस पे मेरे पास ऐड आ जाए। ये देखिए, अच्छा मैंने लिखा है होस्टिंग, ऊपर ऐड आ गया है। अब ये चीज़ टॉप पे आ तो रही है, पर पढ़ने वाले को पता है कि ये ऑर्गेनिकली टॉप पे नहीं आ रही, ये पैसे देके टॉप पे आ रही है। आप सबको पता है ऐड का मतलब होता है, देखें, होस्ट गेटर, होस्टिंगर, ब्लू होस्ट, रीसेलर क्लब, ये सारे किस बेस पे आ रहे हैं टॉप पे? पैसे देके। उससे पहला जो रिजल्ट है वो नेम चीप का, वो ऑर्गेनिकली टॉप पे आ रहा है, ऐड नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम इसे ये कह सकते हैं कि टॉप पे आने के लिए, रैंक करने के लिए पैसे गूगल लेता है, पर वो साथ मेंशन भी कर देता है कि मैं ऐड हूँ। ठीक है, उसने साथ मेंशन भी कर दिया, उससे भी लोगों का ट्रस्ट वीक ही हो जाता है। अब आप हैं, आप इस पे इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करेंगी, आप इस अकेले लिंक पे जहाँ पे ऐड नहीं लिखा हुआ इस पे ज़्यादा यकीन करेंगे। तो ऑर्गेनिक रैंकिंग और होती है, ऑर्गेनिक रैंकिंग करने के लिए हमें फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ती है। बट अगर आप ऑर्गेनिक नहीं है, आप ऐड चला रहे हो, तो वो ऑर्गेनिक नहीं होगी, वो तो पैसे दे के आपकी हो जाएगी। तो ये फर्क हो जाता है बीच में। ऑर्गेनिक पे लोग ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और ऐड वाली पे ज़रा कम ट्रस्ट करते हैं। जी आसिफ। जी सर, ये हम जो गूगल एड्स की तरफ से अपने ऐड चलाते हैं, तो ये भी इतना इजी नहीं होता कि हमने गूगल को पैसे दे दिया और उसने हमारा ऐड चला दिया और हमें रैंकिंग मिल गई।
तो उसमें भी कंपटीशन होता है। गूगल ये उसमें भी कुछ फैक्टर है वो देखता है, तो उसमें ये भी होता है कि कौन सी साइट जो है वो भी रैंक होना चाह रही है लेकिन वो ज़्यादा पे कर रही है, और कौन सी साइट है वो जो कम पे कर रही है। तो जाहिर बात है गूगल जो ज़्यादा पे कर रहा होगा तो उसको ही ऊपर लेके आएगा। तो इसमें भी कंपटीशन आ जाता है। ये इतना आसान नहीं होता कि पैसे दे दिए और रैंक हो गया, उसमें भी फिर कंपटीशन को देखा जाता है। बिल्कुल ठीक है, वो तो ऑब्वियस सी बात है कि कीवर्ड के अगेंस्ट आपके पास ऐड चलता है। अब इन्होंने पैसे दिए हुए हैं कि जब भी कोई होस्टिंग लिखे हमने टॉप पे आना है, हमने टॉप पे आना है, ठीक है। बट ये है कि ऐड लगा होने से ये हमें वाइब जरूर जाती है कि इसने पैसे दिए हुए हैं, ठीक है। एक दिमाग को ह्यूमन सिग्नल जाता है कि जी ये ऐड से मुराद यही है कि पैसे देके ये बंदा टॉप पे आया। उससे ज्यादा ट्रस्ट आपको ये बाकी पे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑर्गेनिकली वो चीज कहाँ पे आई हुई है, टॉप पे आई हुई है, आगे पीछे थर्ड पे फोर्थ पे जिस रिजल्ट पे भी शो हो रही है। तो ये फर्क होता है, एक ऑर्गेनिक रैंकिंग होती है, एक होती है ऐड की। वो कीवर्ड पे डिपेंड करता है कि आखिर आप किस कीवर्ड पे अपना ऐड चलवाना चाहते हैं, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, फिर कंपटीशन और सारा कुछ आ जाएगा। अब होस्टिंग जो है ये एक बड़ा हाई कंपटीशन कीवर्ड है। क्यों? क्योंकि उस पे सब लोग ही अपनी दुकान खोल के बैठे हुए हैं, तो सब लोग फिर पे करते हैं कि हमें टॉप पे ले आओ। तो ये सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। तो ऑर्गेनिक डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हम आ जाते हैं वापस, हमें समझ आ गई है इसकी। अब मेटा के अंदर हमारे पास ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है। कुछ इंफॉर्मेशन हमने ब्राउजर को भी देनी होती है। क्या है? कुछ इंफॉर्मेशन हमने अपने ब्राउजर को देनी होती है, और कुछ हम किसे दे रहे हैं? सर्च इंजन को। कुछ हम क्या कर रहे हैं, हम डिवाइसेस के बारे में बता रहे हैं, स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हैं। तो काफी ज्यादा मेटा इंफॉर्मेशन की टाइप्स हैं। अक्सर आपने देखा होगा यहाँ पे लिखा होता है 4 सेट, और अंदर लिखा होता है ऐसे UTF-8, ठीक है। क्या होता है, हमारे पास करेक्टर सेट होता है यूजली इस तरह से UTF-8 लिखा होता है। अगर मैं एक फाइल न्यू ओपन करूं, न्यू फाइल बना लेता हूं मैं, इसे मैं कह देता हूं अच्छा। यहाँ पे अब इसके लिए एक शॉर्टकट की है कि मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन डाल के मैं एंटर करता हूँ। देखिए, इससे मेरे पास काफी ज्यादा जो चीजें हैं ना वो आ जाती हैं। ये देखिए, मैं इसे 1 मिनट के लिए मिटा देता हूँ। तो देखिए, मेटा करेक्टर सेट UTF-8 ये ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ गया। ऊपर आ गया लैंग्वेज इज इक्वल टू इंग्लिश, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली जैसे मैं लिखता हूँ ना, पहले से ही लिखा हुआ एक फॉर्मेट आ जाता है कि बॉडी के अंदर कुछ नहीं होता, यहाँ पे ये चीजें आ जाती हैं। तो बेसिकली ये जो करेक्टर सेट UTF-8 है, इसका आखिर क्या मतलब है, जो कि मैंने यहाँ पे खुद से लिख लिया। अब बेसिकली ये मेटा का टैग है, ये क्या इंफॉर्मेशन दे रहा होता है कि मेरा ये जो वेब डॉक्यूमेंट है इसके लिए करेक्टर इनकोडिंग टेक्निक कौन सी यूज की गई है, करेक्टर सेट कौन सा इस्तेमाल किया गया है, वो है UTF-8 जो कि अभी लेटेस्ट है। इसी तरह होता है, देखें, आपके पास कोई चीज आती है, वो कुछ एस्पेक्ट कवर कर रही होती है, फिर उसके अंदर नई तब्दीली आ जाती है, वो कुछ ज्यादा एस्पेक्ट कवर करने लग जाती है, तो आप पुरानी चीज को छोड़ के नई चीज को अडॉप्ट कर लेते हो। इसी तरह से कि पहले आपके पास वॉशिंग मशीन आती थी, वो क्या कर रही है, वो सिर्फ कपड़े धो रही है। आपको क्या करना पड़ता था, आपको वॉशिंग मशीन लेनी पड़ती थी, उसके साथ ड्रायर अलग लेनी पड़ती थी क्योंकि नहीं आती थी। अब आपके पास क्या आ गया, ऐसी वॉशिंग मशीन आ गई जो कि साथ ड्रायर भी है। फिर क्या हो गया कि दोनों पोर्शन बड़ी हो गई, एक पोर्शन में ड्रायर होती थी और एक के अंदर वॉशिंग एरिया। फिर और ज्यादा हुआ कि एक ही मशीन है, वही एक टाइम पे ड्रायर बन जाती है और एक टाइम पे क्या हो जाती है, वॉशिंग मशीन बन जाती है। हम उसे अडॉप्ट करने लगे, तो जैसे जैसे ऑप्शंस बढ़ते गए चीज़ों में, हम उस चीज़ को अडॉप्ट करने लगे। इसी तरह पहले करेक्टर इनकोडिंग टेक्निक्स थी, वो कुछ लैंग्वेजेस को कवर अप नहीं कर सकती थी।
क्योंकि हमें पता है कि जो भी लैंग्वेज होती है बैकएंड के ऊपर उसका कुछ कोड होता है। जैसे हम ए प्रेस करते हैं ना कीबोर्ड से, तो हमारी विंडोज के अंदर ए का सिग्नल नहीं जाता, कुछ कोड जाता है। उस कोड के बारे में उसे पता है कि ये जो कोड है ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। या बी दबाते हैं तो बी, हमें बी नजर आ रहा होता है पर हमारी मशीन को बी नहीं समझ आ रहा होता, उसके लिए कोई कोड होता है। इसी तरह ये इनकोडिंग टेक्निक हमारे ब्राउजर को कुछ इंफॉर्मेशन देती है। तो UTF-8 ज्यादा लैंग्वेजेस को कवर कर रहा था, इंग्लिश को, चाइनीज को, जापानीज को, तो इसीलिए हमने इस्तेमाल कर लिया। पुराने वाले जो थे वो जापानीज को कवर अप नहीं कर रहे थे, तो अगर कोई जापानीज पेज आ जाता था तो वो एरर दे देते थे। अगर आपको मैं इसका डेमो दे के दिखाऊं तो जो पुरानी होती है वो एग्जैक्टली याद नहीं है, ISO 88591 होती है मेरे ख्याल ये। अच्छा अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस करके दिखाता हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरी जो करेक्टर है ना वो UTF-8 नहीं है, वो ISO है, क्या नाम था, 88591। मैंने कह दिया कि ये नहीं है। अब मैं क्या काम करता हूँ, मैं ले लेता हूँ इंग्लिश टू जापानीज। मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, जापानीज में आ गया, ये देखें। जापानीज का मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे जाके अपनी बॉडी के अंदर इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए मैंने जापानीज लिखा है। अब मुझे क्या चाहिए कि यही तरह की चीज मेरे पास आउटपुट में शो होती हो, ठीक है। मैं इसकी आउटपुट लेता हूँ कि मुझे क्या आउटपुट मिलती है। अब मैंने क्या किया, मैंने पुराना वाली इनकोडिंग टेक्निक यूज की है, ठीक है। ये देखें, क्या इसने मुझे आउटपुट वही दी है जैसे मेरे पास यहाँ पे लिखी हुई थी। हालांकि इसे तो ऐसी देनी चाहिए थी ना, बट इसने उसे समझा ही नहीं है। ये ए इस तरह से शो करवाने लग गया। ये उसी तरह से है जैसे पुराने टाइम में जब हम लोगों के पास मेरे पास कह लें कि जब वो छोटे वाले मोबाइल हुआ करते थे नोकिया वाले, और वो जब हम मैट्रिक में थे, 8th में थे, तो क्या होता था, अगर कोई सैमियन मोबाइल यूज कर रहा होता था ना नोकिया का, वो जो टच के सैमियन आते थे नोकिया के, उसमें कोई इमोजी अगर छोटे मोबाइल पे भेजता था तो इमोजी ओपन नहीं होता था। क्या आपने भी देखा है वो टाइम कि इमोजी कोई भेजता था तो ऐसे डब्बा बन जाता था? यस जी सर। सर। तो बेसिकली क्या होता था, अभी हमारा भी सर मोबाइल वही ना, टाइम चल रहा है हमारा तो। अच्छा अभी भी वही टाइम चल रहा है। सर अच्छा जब व्हाट्सएप अपडेट करते हैं तो कुछ इमोजीज होते हैं वो जिन्होंने अपडेट नहीं की होती उनके पास वैसे बॉक्स में शो हो रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अपडेट करने से क्या होता है, बेसिकली आप ज्यादा चीज को कवर अप कर रहे होते हो, ठीक है, ज्यादा चीजों को ऐड अप कर रहे होते हो। तो तब क्या होता था, तब तो हमारा मोबाइल उसे पहचानता ही नहीं था। जैसे ही कोई हमें इमोजी भेजता था डब्बा बन के आ जाता था। हम उससे पूछ रहे होते थे कि ये डब्बे में क्या भेजे, हमें एक्सप्लेन भी करो अब साथ में, ठीक है। बट अगर दो सैमियन मोबाइल, जो कि नोकिया के उस टाइम सैमियन चलते थे, अगर दो वो लोग आपस में कम्युनिकेट करते थे ना तो उनके पास इमोजी ठीक जा रहे होते थे। क्यों? क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी उसे सपोर्ट करती थी, हमारे मोबाइल की टेक्नोलॉजी सपोर्ट नहीं करती थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए मैंने जापानीज लिखी, बट जापानीज शो तो जापानीज में होना चाहिए था ना यहाँ पे, बट उसने जापानीज को पहचाना ही नहीं और उसने कुछ डिफरेंट सा कोड जनरेट करके दे दिया। अभी यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने पुरानी टेक्निक यूज की। ये पुरानी टेक्निक जापानीज को समझती ही नहीं थी। बट अगर अभी यहाँ पे मैं UTF-8 कर दूं और इसी पेज को रिफ्रेश करूं तो ये देखें, क्या अभी भी ये नहीं पहचान रहा, ये पहचानने लग गया? सर हो गया। पहचान क्यों? अब मुझे कैसे पता लगा? मुझे जापानीज तो नहीं आती, पर मैं इसे यहाँ से देख के कंपेयर जरूर कर सकता हूँ कि ये कुछ वैसा ही है जैसा मैंने लिखवाया था, ठीक है। तो ये इसकी एग्जांपल है
कि इनकोडिंग टेक्निक में बेसिकली वो ज़्यादा चीज़ों को पहचान जाता है। तो अभी लेटेस्ट UTF-8 है तो हम UTF-8 यूज़ करते हैं। इसी तरह से पुरानी हमारे पास वो यूज़ होती थी, बट अब वो यूज़ नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा चीज़ों को कवर अप नहीं करती। ठीक है, अच्छा, पहली इंफॉर्मेशन तो हो गई कैरेक्टर सेट के हवाले से। अब ये कैरेक्टर सेट आगे आने वाले पूरे डॉक्यूमेंट के बारे में बता रहा है कि आगे आने वाला पूरा डॉक्यूमेंट UTF-8 पे बेस करेगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है दोबारा मेटा का टैग है। याद रहे ये जो मेटा का टैग है ये सिंगल टैग होता है जिसे एम्प्टी टैग कहते हैं। इसके अंदर एट्रीब्यूट्स ही जाएंगी, इसके अंदर वैसे कंटेंट नहीं जाता। एट्रीब्यूट की मदद से हम चीजें लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मेटा का जो टैग है एक हो गया, दूसरा टैग है इसके अंदर बेसिकली अगर मैं यहां से ये मिटा दूं, ठीक है, तो मेजर दो एट्रीब्यूट्स हैं। उन दो एट्रीब्यूट्स को यूज करते करते हमने काम करना है। एक एट्रीब्यूट है नेम की, ठीक है, और दूसरी एट्रीब्यूट है हमारे पास कंटेंट की। एक नेम की और एक कंटेंट की, मेजरली ये दो हैं। इसकी बस हमने वैल्यूज चेंज करते करते ना अपने लिए इस्तेमाल करते रहना। अब दूसरी जो जिस चीज के बारे में बात करेंगे वो है हमारे पास रिस्पॉन्सिवनेस के फैक्टर में। हमारे पेज के रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देता है। क्या कोई मुझे बताएगा कि रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है? किसी वेबसाइट का रिस्पॉन्सिव होना क्या कहलाता है? वेबसाइट है तो वो डिफरेंट डिवाइसेस पे किस तरह डिस्प्ले होती है। सर जी, वो कितना हमारे जब हम किसी कुछ गूगल से पूछ रहे हैं, कोई भी चीज़ सर्च कर रहे हैं, तो उसके मुताबिक कौन सी वेबसाइट जो है वो हमें जल्दी उसका रिस्पांस दे रही है, जवाब दे रही है, और किस किस डिवाइस पे जो है वो जल्दी हमें रिस्पांस कर रही है। सिर्फ लैपटॉप पे कर रही है, पीसी पे कर रही है, या फिर मोबाइल डिवाइसों पे, इस तरह डिफरेंट डिवाइस पे उसमें आ जाती है। देखिए, बेसिकली जो हमजा ने आंसर किया है वो आपका ज़्यादा एक्यूरेट है। किस तरह से कि रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब ये होता है कि हमारी वेबसाइट क्या डिफरेंट डिवाइसेस पे जाके अपना डिज़ाइन ख़राब तो नहीं कर देती। उसकी जो लेआउट है क्या वो डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर ठीक तरह से चल रहा है या नहीं चल रहा। रिस्पॉन्सिवनेस में ये आ जाता है कि हमारी बेशक डिवाइसेस बदलती रहें बट हमारा जो पेज लेआउट है वो चेंज ना हो। ये फैक्टर क्या कहलाता है? रिस्पॉन्सिवनेस। अब रिस्पॉन्सिवनेस को अचीव करने के लिए हमारे पास हमें क्या करना पड़ता है? हमें कुछ मेटा इंफॉर्मेशन भी देनी पड़ती है, प्लस हमें हर एलिमेंट को इंडिविजुअली भी रिस्पॉन्सिव करना पड़ता है। अब ये जो हमारे पास पूरा फ्रेमवर्क है ना, बूटस्ट्रैप हम आगे जाके देखेंगे कि बूटस्ट्रैप एक पूरा फ्रेमवर्क है। वो क्या कर रहा है? वो बेसिकली हमारे लिए चीज़ों को आसान कर रहा है, रिस्पॉन्सिव करना चीज़ों को आसान कर रहा है। हम कस्टम यानी कि ज़ीरो से खुद चीज़ों को रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं CSS की हेल्प से, पर हम करते नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए एक आसान चीज़ आ गई है जो कि क्या है? बूटस्ट्रैप है, जहाँ पे उसी काम को करना ज़रा ज़्यादा आसान करवा दिया है। किसने? बूटस्ट्रैप ने। हम क्या करते हैं? हम चीज़ों को इंडिविजुअली भी रिस्पॉन्सिव करेंगे ताकि वो हर डिवाइस पे ठीक वर्क करें, प्लस हम कुछ जनरल गाइडलाइंस भी दे देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि ये जो अब मैं गाइडलाइन लिखने लगा हूँ ये लिख लेंगे तो पेज रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। नहीं, ये रिस्पॉन्सिव होने में मदद ज़रूर करेगा, बट हर चीज़ को इंडिविजुअली भी हमें देना पड़ेगा कि ये चीज़ रिस्पॉन्सिव है और ये चीज़ नहीं है। ठीक है, तो ये तो एक जनरल गाइडलाइन है पूरे पेज के लिए। अब मेटा के अंदर मैंने आपको दो एट्रीब्यूट्स बेसिकली बताई हैं। पहली क्या थी? नेम, और दूसरा क्या है? कंटेंट। अब नेम के अंदर क्या आ जाएगा? नेम के अंदर आ जाता है हमारे पास व्यू पोर्ट। अब व्यू पोर्ट क्या होता है? बेसिकली ये जो नेम में चीज आएगी ना, कंटेंट इसे एक्सप्लेन कर रहा होगा। यानी कि ये जो दो एट्रीब्यूट्स मैंने आपको बताई हैं कि इसमें मेजर हैं, एक नेम और एक कंटेंट। नेम में ऐसा समझ लें उसका टाइटल आ जाएगा,
और कंटेंट में उसकी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। ये एक्सप्लेनेशन बेसिकली इस टाइटल के हवाले से होगी। ठीक है, तो अब मैंने क्या लिख दिया, नेम में लिख दिया व्यू पोर्ट, और कंटेंट के अंदर मैंने इस व्यू पोर्ट की इलेबोरेशन या डिस्क्रिप्शन लिखनी है। वो क्या होगी, वो इस तरह से हम इसके अंदर लिख लेते हैं, जैसे कि वहां पे भी आ गया था, विड्थ इज इक्वल टू, कि जो व्यू पोर्ट है, पहले तो हम व्यू पोर्ट के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि व्यू पोर्ट होता क्या है। विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस विड्थ। अब व्यू पोर्ट क्या होता है, बेसिकली व्यू पोर्ट हमारे पास ये एरिया होता है जितना एरिया नजर आ रहा होता है। अब एक यूजर की स्क्रीन तो बड़ी हो सकती है, पर व्यू पोर्ट वो एरिया है जहां पे आपका कंटेंट ओपन होता है। बेशक वो मोबाइल है, बेशक वो डेस्कटॉप है, हर मोबाइल का, हर डिवाइस का जो व्यू पोर्ट है वो अलग अलग होता है, क्योंकि हर लैपटॉप की स्क्रीन डिफरेंट होती है। ठीक है, तो क्या होता है, बेसिकली व्यू पोर्ट वो एरिया होता है जो विजिबल होता है जहां पे हमारा कंटेंट ओपन होता है। अब देखें, इस पे व्यू एरिया अगर आप कहो तो ब्राउजर तो ऊपर से शुरू हो रहा है नीचे तक है, बट ब्राउजर में यहाँ पे आपकी वेबसाइट कभी भी ओपन होके नहीं आती, यहाँ पे ओपन होके नहीं आती। क्यों? क्योंकि ये बार्स हैं डिफरेंट। एक हमारे पास क्या है, एड्रेस बार है, उसके बाद ये बुकमार्क वाली बार है, ऊपर वाली टैब्स वाली बार है। कंटेंट हमारा कहाँ पे शो होता है, इससे नीचे। इसी तरह मोबाइल पे भी एक स्क्रीन होती है। तो व्यू पोर्ट कौन सा एरिया होता है जो कि जहां पे हमारा कंटेंट शो हो रहा होता है। अब हमने क्या कह दिया, जो इसकी विड्थ लेनी है ना, वो डिवाइस की विड्थ के हिसाब से लेनी है। क्या मुराद है कि जैसे जैसे डिवाइस बदलती जाए तो चीजें अपनी विड्थ को उसके अकॉर्डिंगली सेटल करने की कोशिश करें, ना कि वो सख्ती करने लग जाए, यानी कि स्ट्रिक्ट हो जाए कि जैसी हम अब है ना किसी और डिवाइस पे भी हमने वैसे ही रहना। हमने कहा नहीं, हमारे वेब पेज की जो विड्थ है वो डिवाइस की विड्थ के हिसाब से सेटल होने की कोशिश करें, क्योंकि डिवाइस की विड्थ बदलती रहेगी। मोबाइल की विड्थ छोटी होती है, आईपैड वगैरह की, टैबलेट की विड्थ थोड़ी बड़ी होती है, फिर लैपटॉप की उससे बड़ी होती है, फिर डेस्कटॉप की उससे बड़ी होती है। तो हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो वेब पेज की विड्थ है वो डिवाइस की विड्थ के हिसाब से रहनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है इनिशियल स्केल। हम क्या देते हैं कि जो इनिशियल स्केल है ना वो हमारा होना चाहिए 1। इनिशियल स्केल से क्या मुराद होता है कि डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर जाके हमारे वेब पेज की जूमिंग ना हो जाए, उसका इनिशियल स्केल 1 रहना चाहिए, 1। उससे क्या होगा फायदा, कि अगर आप किसी और डिवाइस के ऊपर जा रहे हो तो एक चीज जो यहाँ पे डिफरेंट शो हो रही है, क्या पता वो डिवाइस के बिहेवियर के हिसाब से वहां पे जूमिंग करके शो हो जाए। तो हमने जूमिंग को प्रेफर नहीं करना, हम कहते हैं कि इनिशियल स्केल 1 रहे। बेसिकली स्केल से मुराद ये होता है कि स्केल 1 है ना, आगे जाके CSS के अंदर क्या होता है, ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्म वगैरह की कुछ प्रॉपर्टीज आएंगी। वहां पे हम उसका स्केल जब सेट करेंगे ना, तो स्केल से मुराद होगा इसके कितने गुना बढ़ा रहे हैं आप। स्केल 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो वो बेसिकली उस हिसाब से बढ़ता जाएगा। तो हमने स्केल रखना होता है 1, कि इसमें जो जूमिंग का फैक्टर है ना, डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर जाके अक्सर वेबसाइट जूम हो जाती है, वो ना हो। हाँ, अगर किसी ने खुद जूम करना है वो तो एक अलग फीचर होता है ना, बट ऑटो जूमिंग ना हो कि आपकी जो वेबसाइट है किसी और पेज पे जाके जूम कर रही है। ये दो चीज़ें हमने रिस्ट्रिक्ट कर देनी होती हैं कि हमारी जो विड्थ है वो इतनी रहनी चाहिए और जूमिंग ना हो, यानी कि 1 रहे। जितना स्केल है ना उसका, इनिशियल से मुराद होता है शुरू वाला, और स्केल से मुराद होता है उसका साइज, तो वो 1 ही रहना चाहिए। ये किसके हिसाब से आ जाता है, हमारे पेज के स्ट्रक्चर के हिसाब का एक इंफॉर्मेशन है कि हमारे पूरे पेज पे ये इंफॉर्मेशन अप्लाई हो जाए। जैसे UTF-8 था तो पूरे पेज पे अप्लाई हो गया, ये इंफॉर्मेशन भी हमारे पूरे वेब पेज पे अप्लाई हो जाएगी। ये कुछ थे इसके रूल्स एंड रेगुलेशन पेज के हवाले से। अब जो मैं मेटा लिखने लगा हूं, ये हमारे पास आ जाएंगे सर्च इंजन के हवाले से। कैसे? मैं मेटा लिख लेता हूं, फिर मैंने आपको बताया कि दो मेजर है, नेम और दूसरी क्या है, कंटेंट। क्या हो जाएगा, एक होगा नेम और दूसरा क्या हो जाएगा,
कंटेंट। अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं अपने पेज के हवाले से कुछ डिस्क्रिप्शन भी दे सकता हूं। डिस्क्रिप्शन से क्या मुराद होती है, जैसे आपने हेयर केयर लिखा, वेबसाइट्स आ गई और वेबसाइट्स के बारे में कुछ डाटा शो हो रहा है, ये इसे डिस्क्रिप्शन कहा जाता है। डिस्क्रिप्शन से मुराद ये है कि पेज ओपन करने से पहले ही मुझे उस पेज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाए। जी रिमशा। जी सर, मैंने ये पूछना था कि जो हम लोग इसकी विड्थ देते हैं वो मतलब हम लोग जो फिक्स कर देंगे विड्थ, वो चाहे टैब हो चाहे मोबाइल हो, जो हम लोग फिक्स कर देंगे वो इतनी विड्थ आएगी? देखें आगे जाके जब हम CSS पढ़ेंगे ना, तो CSS में हम देखेंगे जो हम विड्थ देते हैं ना, वो हम देते हैं परसेंटेज के अंदर। क्यों परसेंटेज के अंदर देते हैं? क्योंकि परसेंटेज से डिवाइस के हिसाब से चीज़ें बदल जाती हैं। जैसे मैं आपको कहता हूं कि हर बंदे ने अपनी सैलरी का 100% डोनेट कर देना है, तो क्या पूरी क्लास की डोनेशन सेम अमाउंट की होगी? जी देखें, मेरा क्वेश्चन आप लोगों ने पिक नहीं किया। मैं कह रहा हूं कि आप पूरी क्लास नहीं को सर, इंस्ट्रक्शन सेम नहीं होगी। कि आपने अपनी सारी सैलरी का ना, आपकी जितनी भी सैलरी है, आपने 100% डोनेट कर देना है, तो क्या हर बंदे की तरफ से सेम अमाउंट की डोनेशन आएगी? नो सर, हर नो बंदे की सर, तरफ नहीं आएगी। डिफरेंट आएगी। क्योंकि हर बंदे की सैलरी होगी ना, ठीक है। इसी तरह से परसेंटेज हमारे पास क्या होता है, ये यूनिट्स की टाइप होती हैं, कुछ रिलेटिव होते हैं, कुछ एब्सोल्यूट होते हैं। तो हम परसेंटेज में सेटल करेंगे। क्यों? क्योंकि वो डिवाइस के हिसाब से परसेंटेज का यूनिट बदलता रहेगा। अगर कोई बंदा 1000 रुपये कमाता है तो उसके लिए 100% 1000 रुपये है, और अगर कोई बंदा ₹1,00,000 कमाता है तो उसके लिए 100% ₹1,00,000 बन जाएगा। तो इसीलिए फिर हम वेट्स वगैरह को रिलेटिव यूनिट में रखते हैं। तो वो फिर हम जब आगे जाके एलिमेंट्स की भी सेटल करेंगे तो वो फिर हमारे पास मसला नहीं होगा। और सर जी एक बात एक लाइन 2 दफा रिपीट के करें, मैं साथ साथ नोट्स मतलब लिख रही हूँ। क्या करूं, एक बात को 2 दफा रिपीट क्या करूं? सर एक लाइन को मतलब एक दफा फिर रिपीट कर दिया करें। अच्छा चलो, मैं वैसे 2 दफा ही करता हूँ चीज़ों को। अच्छा, अब देखें यहाँ तक ये बात होगी। अब जो बात आ रही है ना, ये आगे वाले जो मेटा टैग्स हैं, ये किसके बारे में है? ये सर्च इंजन को कुछ इंडिकेशन देने के लिए। मैंने कहा कि डिस्क्रिप्शन, तो नेम के अंदर मैं लिख लूंगा डिस्क्रिप्शन, और कंटेंट के अंदर वो डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेन कर दूंगा। अब डिस्क्रिप्शन कैसे लिखोगे? आपका जो पेज है वो किस हवाले से है, आप यहाँ पे कुछ लिख सकते हो। जैसे मैं एक पैराग्राफ का टैग डमी सा बना लेता हूँ कि इसके अंदर क्या है, मैं लिख लेता हूँ दिस पेज ठीक है, कुछ भी आपने पूरा लिखा हुआ है अपने पेज के अंदर, बेतहाशा कंटेंट है, मैंने थोड़ा सा डाल दिया है। अब आपने क्या किया हुआ, आपका पूरा पेज भरा हुआ है कि आप हेयर केयर के बारे में बता रहे हैं कि बड़े बाल कैसे करने हैं, बालों का ख्याल कैसे रखना है, को होम रेमेडीज हैं वो कैसे हैं, वगैरह वगैरह। अब यही बात आपने यहाँ पे छोटा सा करके लिख देनी है, ठीक है। अब बेसिकली ये जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये मैंने एक तरह से डिस्क्रिप्शन के तौर पे लिख दिया है, क्योंकि हमारा जो वेब पेज होता है ना, उसके अंदर डाटा एक्सप्लेन्ड होता है। अब केयर करनी है तो आखिर केयर करनी कैसे है? शैम्पू करना है तो शैम्पू कौन सा वाला करना है, कितने टाइम में करना है, ऑयल लगाना है तो ऑयल कितने टाइम में लगा के रखना है, फिर क्या करना है, वो एक्सप्लेनेशन होती है पूरे पेज में। डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, ज़रा क्विक सा आइडिया होता है कि एक शॉर्ट समरी होती है कि इस पेज में ये इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, वो इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे ऊपर दे देनी कि ऑल अबाउट हेयर केयर, हेयर
ग्रोथ, होम रेमेडीज एक्सेट्रा। ठीक है, कि आपने क्या बता दिया कि अपने पेज के बारे में डिस्क्रिप्शन दी कि ये जो मेरा पेज है नीचे, इसके अंदर बेतहाशा पैराग्राफ्स हो सकते हैं। आपने बता दिया कि ये जो डिस्क्रिप्शन है ना, ये है कि हमारे पास हेयर केयर है, ये है वो है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, इफेक्टिव फार्मूलाज फॉर ट्रेंडिंग करली हेयर, ये लिखा हुआ है, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। अब ये डिस्क्रिप्शन अगर तो कोई बंदा देता है ना तो शो हो जाती है जी। अगर डिस्क्रिप्शन के हवाले से क्वेश्चन है तो अभी मैं आपका क्वेश्चन ले लेता हूँ, सिर्फ 1 मिनट रुक जाए। अच्छा, अब देखें, अगर तो डिस्क्रिप्शन है ना, अगर तो आप डिस्क्रिप्शन दोगे तो वो वही वाली डिस्क्रिप्शन पिक करके गूगल शो करवा देगा इस तरह। बट अगर आप अपनी डिस्क्रिप्शन नहीं देते तो गूगल क्या चीज़ पिक करेगा, क्योंकि गूगल ने तो फिर भी चीज़ें शो करवानी है, तो वो आपके उस पेज की पहली 1 से 2 लाइंस को पिक करके शो करवा देगा। इसीलिए क्या होता है कि हमारे पास जो भी इस तरह की डिस्क्रिप्शन होती है, या जो भी पेज होता है, या जो भी पैराग्राफ हम लिखते हैं, पैराग्राफ लिखने का भी एक तरीका होता है। पेज को लिखने का या कंटेंट को लिखने का एक तरीका होता है कि हमेशा जो स्टार्टिंग लाइंस होती है ना, वो इंट्रोडक्टरी रखी जाती हैं। आप लोगों ने भी ऐसे राइटिंग की होगी या पैराग्राफ राइटिंग की होगी कभी ना कभी, तो हमें यही सिखाया जाता है कि जो शुरू की 2 लाइंस है वो इंट्रोडक्टरी हैं, वहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया जाए। जो सेंट्रल होता है हिस्सा, उसके अंदर एक्सप्लेनेशन दी जाए, एग्जाम्पल्स दी जाए, सारा कुछ एक्सप्लेन किया जाए। और जो एंडिंग वाला हिस्सा होता है वो कंक्लूजन होता है कि ख़त्म किया जाए। इसीलिए इंट्रोडक्टरी लाइंस लिखना कहा जाता है। फिर गूगल भी क्या करता है, गूगल इंट्रोडक्टरी लाइंस कॉपी करके और डिस्क्रिप्शन में शो करवा देता है। बट अगर हम खुद अपनी सेटल करवाना चाहते हैं तो फिर हम डिस्क्रिप्शन में रखवाते हैं, ताकि सर्च इंजन को इंडिकेशन जाए कि हमारा पेज किस चीज़ पे बेस कर रहा है। ठीक है जी। आसिफ, जी सर। जी आसिफ, सर मैं ये कहना था कि इधर हम मेटा में अगर ये लिख रहे हैं कंटेंट, तो इस पे हमारी जो एक डिस्क्रिप्शन बन रही है, तो वेबसाइट के लिए ये भी ज़रूरी है, या फिर इसके लिए तो हम प्लगइन भी इस्तेमाल कर लेते हैं योस्ट का, उसमें भी मेटा डिस्क्रिप्शन वो कहता है कि इधर लिखो। बिल्कुल है, प्लगइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट हम अभी प्लगइन वाली वेबसाइट बना रहे हैं, कस्टम बना रहे हैं? जी सर, बना तो कस्टम रहे, मैं वैसे यही पूछ रहा था कि अगर हम प्लगइन इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर भी ये ज़रूरी है, या फिर प्लगइन से भी काम चल सकता है? नहीं, फिर प्लगइन से ही काम चल जाता है, वो हमारी आसानी के लिए प्लगइन इफेक्टिव करवा सर दे। जी ये है या फिर प्लगइन वाला? दोनों सेम है। ठीक है सर। ठीक है, बस वो यूज़र की आसानी के लिए रिप्रेजेंटेशन दूसरी प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है सर। पर दोनों सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं है उसके अंदर। ठीक है। अच्छा, अब देखें, इस तरह से हमें प्रोवाइड कर दी। अब इसकी एक प्रॉपर लेंथ भी होती है डिस्क्रिप्शन लिखने की, तो मैं लिख लेता हूँ। तो वो ऑलमोस्ट होती है 60 से लेके 50 से लेके 160 कैरेक्टर्स तक। इतनी तक आप लिख लो तो ठीक होती है, ज़्यादा लेंथी भी नहीं करना और ज़्यादा छोटा भी नहीं रखना। और जब आप प्लगइन करते हो तो वो आपको ये चीज़ें भी गाइड करता है। जैसे कि आगे जाके अभी आप बाकी लोगों को पता नहीं होगा कि प्लगइन क्या चीज़ आ गई है, तो प्लगइन के मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि आगे जाके जब हम वर्डप्रेस करेंगे तो वर्डप्रेस में यही काम करवाने के ज़रा आसान आसान तरीके हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ऐसा समझ लें कि एक टूल है, एक औजार है जो कि हमारी ऑन पेज एसईओ बेहतर करवाता है। एक छोटा सा टूल है जो ऑन पेज एसईओ बेहतर करवा रहा है, उस टूल को एक प्लगइन कहा जाता है। इसी तरह की आगे भी चीज़ें आएंगी, तब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिर एक प्लगइन क्या होता है, किस किस तरह के प्लगइन मौजूद हैं हमारे पास, तो वो हमें मदद करवाता है। ठीक है, तो वो हमें खुद ही ये चीज़ें गाइड कर रहा होता है कि लेंथ इतनी रख लो, इधर ऐसे लिख लो। ये चीज़ अगर नहीं लिखी तो वो हमें एरर देता है। एरर मतलब कि वार्निंग देता है कि मेटा नहीं लिखा, मेटा लिख लो। यानी कि ऐसे समझ लें हमें रिमाइंड करवाता रहता है। तो आगे जाके हम वो चीज़ें भी देखेंगे कि प्लगइन क्या चीज़ होती है। ठीक है,
अच्छा, अब हमने क्या किया, हमने डिस्क्रिप्शन लिख ली, इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, फिर वही एक नेम है और क्या है, कॉन्टैक्ट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाते हैं, हमारे पास आ जाते हैं कीवर्ड्स। हम यहाँ पे कीवर्ड शो करवा सकते हैं। अब कीवर्ड क्या हैं, कीवर्ड शो करवाने का मतलब यह है कि जो आपके मेजर कीवर्ड्स आपका पेज टारगेट कर रहा है ना, ठीक है, वो आप यहाँ पे लिख लो। कैसे, जैसे मेरे मेजर कीवर्ड्स कौन से हैं, हेयर केयर रूटीन, या हेयर केयर लिख लेता हूँ, हेयर ग्रोथ, होम रेमेडीज वगैरह वगैरह। जितने भी कीवर्ड्स आपके मेजरली टारगेट हो रहे हैं ना, देखें वो हमने कवर अप कर लेने। इससे क्या फायदा होगा कि जब भी कोई ये पार्टिकुलर कीवर्ड लिखेगा तो ज़्यादा चांसेस होंगे कि मेरी वेबसाइट उसे शो हो जाए। कि जब भी कोई इस तरह का कीवर्ड लिखता है तो मेरी वेबसाइट उसे नज़र आ जाए कि हाँ ये बंदा भी हेयर केयर के ऊपर या हेयर ग्रोथ के ऊपर काम कर रहा है, उसे नज़र आ जाए। वो क्या करे, फिर वो मेरी वेबसाइट को रीड कर लेगा, गूगल उसे शो करवाएगा और मेरी वेबसाइट उसे क्या हो जाएगी, नज़र आ जाएगी। जो भी आपके कीवर्ड्स होंगे वो आपने उसके हिसाब से लिखने हैं। याद रहे, जैसा कंटेंट वैसा कीवर्ड। ऐसा ना हो नीचे हेयर ग्रोथ के बारे में लिखा हुआ है, ऊपर लिख दूं क्रिकेट, तो वो गलत हो जाएगी चीज़। क्यों? क्योंकि मेरे पास क्रिकेट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर कहीं ना कहीं कोई बंदा क्रिकेट का सर्च करते करते मेरी वेबसाइट पे आता है, आगे आके देखता है कि हेयर केयर, वो मेरी वेबसाइट फौरन बंद कर देगा, क्लोज करके चला जाएगा। वो इम्पैक्ट गूगल की नज़र में बुरा होगा कि कोई बंदा आया और फौरन क्लोज करके चला गया। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से और इंफॉर्मेशन क्या हो जाती है हमारे पास, मेटा के अंदर हम अपनी ऑथर की डिटेल्स वगैरह भी शेयर कर सकते हैं। बट मेजरली डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ऑथर के बारे में बता सकते हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सैयद हमज़ा। ऑथर कौन है आपका, सैयद हमज़ा। इस पेज का ऑथर कौन है, ठीक है, क्योंकि मेटा डिस्क्रिप्शन है तो इस पूरे पेज का जो ऑथर है वो कौन है। इसके अलावा भी एक चीज़ होती है, बट वो हम अभी भी कवर नहीं करेंगे, HTTP इक्वेव। ये हेडर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, पेज को रीडायरेक्ट करवाने में मदद करवाती है, बट फिलहाल हम इस चीज़ को कवर अप नहीं करेंगे। बट जो मेजर इसके होते हैं वो यही होते हैं, नेम, कंटेंट, कैरेक्टर सेट वगैरह वगैरह। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा हो रहा है अब मेटा से, कि मेरे नीचे तो इन्फॉर्मेशन जो भी आ रही है यहाँ पे पूरे पेज में जो शो हो रही है वो तो हो रही है, बट ये क्या कर रहा है, उस पूरे पेज के बारे में पहले ही गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा है कि UTF-8, कि इस पेज के अंदर UTF-8 इनकोडिंग टेक्निक यूज़ की गई है, व्यू पोर्ट की ये डिस्क्रिप्शन दी गई है, जो मेरे पेज की डिस्क्रिप्शन है वो ये है, जो कीवर्ड्स हैं वो ये हैं, जो ऑथर है वो ये है। तो इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास मेटा में आती है और ये ऑन पेज के लिए इम्पोर्टेंट होता है। और जब आप आगे जाके किसी और चीज़ की मदद से भी करोगे तो तब भी हमें यही चीज़ों को माइंड में रख के करना पड़ेगा। जी मोहम्मद इमरान अजहर। सर ये फॉलो में हम इंडेक्स और फॉलो भी तो यूज़ करते हैं ये मेटा टैग्स में, तो वो भी तो वो मेरे ख्याल में हमारे पेज को फॉलो करे या इंडेक्स करे, कुछ इस तरह का होता है, वो यूज़ करना होता है। बिल्कुल, वो हम इस्तेमाल करवा सकते हैं। प्लस जब जी हम सर। जाएंगे वर्डप्रेस के अंदर, वहाँ पे चीज़ होती है, एक होती है पिंग बैक, और इस तरह का एक और टर्म होती है, पता नहीं उसका एग्जैक्ट नाम नहीं मेरे माइंड में आ रहा, वो भी हम इस्तेमाल करवा सकते हैं। वही वो लिंक्स की बेसिकली टाइप होती है कि अगर आप किसी को बैक पे लिंक करवाना चाह रहे हो तो वो किस तरह की इंफॉर्मेशन दे रहे जी सर। हो। ठीक है जी मुकद्दस। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने ये बात पूछनी थी कि हम अपनी वेबसाइट में ऑन पेज एसईओ करने के लिए सिर्फ एक टैग मेटा टैग यूज़ करेंगे या कोई और टैग भी यूज़ कर सकते हैं? बेसिकली मेटा के अंदर इंफॉर्मेशन जाती है, बाकी आप अपनी इमेज एसईओ करते हो। इमेज एसईओ करने के लिए आपकी जो ऑल्ट की चीज़ होती है आप उसे सेटल करते हो, इमेज का नाम चेंज करते हो, वो सारी चीज़ें भी
इमेज एसईओ में आती है कि आप जिस नाम से इमेज सेव करवा रहे हो उसी वो नाम भी आपका कोई कीवर्ड होना चाहिए, और जो आल्ट लिख रहे हो वो आल्ट भी कोई कीवर्ड होना चाहिए, तो इमेज एसईओ आ ओके जाती है और बाकी ऑफ पेज आ जाती है। ठीक है, और उसके साथ साथ आपका कंटेंट कितना अच्छा है, कंटेंट के अंदर कितने कीवर्ड यूज हुए हैं वो भी एसईओ में आ जाता है, पर वो आपने सिर्फ कंटेंट लिखना होता है। जैसे कि आप इस पैराग्राफ के अंदर यूज कर लो होम रेमेडीज या हेयर ग्रोथ। अब हेयर ग्रोथ एक कीवर्ड है, तो ये भी आप क्या कर रहे हो, बेसिकली ये भी आप ऑन पेज एसईओ कर रहे हो। ओके ठीक सर। है, जी सर। अच्छा नवीद हाशमी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो मेटा करेक्टर आपने करेक्टर सेट आपने बताया UTF-8, ये इस वक्त लेटेस्ट है या इसके अलावा भी मौजूद है जिनको हम यूज़ कर सकते हैं? जी इसके अलावा भी अवेलेबल हैं, बट हमारे पास रिकमेंडेड यही है कि UTF-8 को यूज़ किया जाए, क्योंकि बेसिकली ये बिट्स होते हैं ना, एवरी बिट पे एक न्यू इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाती है, जैसे ही एक बिट चेंज होता है न्यू इन्फॉर्मेशन आ जाती है, तो हम इसीलिए ये 8 बिट सिस्टम फिलहाल यूज़ करते हैं, UTF-8 इस्तेमाल होता है, वैसे और भी हैं बट यही रिकमेंडेड है जो कि इस्तेमाल होता है। जी आसिफ। सर हम मेटा टैग इस्तेमाल कर रहे हैं हमारी रैंकिंग के लिए, एसईओ के लिए, तो ये हम पूरी वेबसाइट के लिए एक अलग इस्तेमाल करेंगे और हर पेज के लिए मेटा टैग अलग इस्तेमाल होगा? हर पेज के लिए हमारे पास मेटा टैग्स अलग अलग इस्तेमाल होंगे, क्योंकि हर पेज पे डिस्क्रिप्शन बदल जाएगी, कीवर्ड्स बदल जाएंगे, तो हमें हर पेज के लिए लिखनी पड़ेगी। ठीक है सर। ठीक है, अच्छा मैं रिकॉर्डिंग अपनी यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ।